यहाँ टेक्स्ट का एक नया वर्जन है जो ओरिजिनल के दिलचस्प, साइंटिफिक और आसान टोन को बनाए रखता है, लेकिन ज्यादा आसान भाषा, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, मौजूद साइंटिफिक सबूतों के आधार पर फैक्ट्स में सुधार, जैसे कि गॉर्डन गैल्प एट ऑलिस की 2002 की स्टडी, जो कॉरिलेशनल है, कॉजल नहीं, और सीमेन की असली बनावट, जिसमें फ्रुक्टोज, जिंक और प्रोटीन होते हैं, लेकिन इसमें ओरल एब्जॉर्प्शन के लिए सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन या मेलाटोनिन जरूरी या साबित मात्रा में नहीं होता है, जिसके अच्छे असर होते हैं। फालतू बातों और बार बार दोहराए जाने वाले नंबर वाले फैक्ट्स को हटाना, साथ ही संभावित फायदों, सीमाओं और जोखिमों के बीच ज्यादा बैलेंस बनाना। कुछ ही टॉपिक टैबू और फुसफुसाती हुई बातचीत में उतने ही छिपे रहते हैं जितने आज हम इस पर बात करेंगे। सीमेन निगलने का काम और क्लासिक सवाल, निगलना है या नहीं निगलना है? कई लोगों के लिए इसका जवाब पर्सनल पसंद, करीबी की डिग्री या कल्चरल असर पर निर्भर करता है। लेकिन क्या होगा अगर हम सब्जेक्टिव से आगे बढ़कर इस टॉपिक को बायोलॉजी और साइकोलॉजी के नजरिए से देखें, बिना किसी नैतिक फैसले के? चलिए इसे एक मुश्किल बायोलॉजिकल घटना मानते हैं। हालांकि साइंटिफिक रिसर्च अभी भी लिमिटेड है और अक्सर शुरुआती है, स्टडीज ने सीमेन के बारे में चौंकाने वाली बातें सामने लानी शुरू कर दी हैं। एक ऐसा लिक्विड जो स्पर्म के लिए एक सिंपल वेहिकल से कहीं ज्यादा है। सबसे पहले एक आम सुधार, स्पर्म इजैकुलेट वॉल्यूम का सिर्फ 2 से 5% होता है। ज्यादातर 95 से 98% सेमिनल प्लाज्मा होता है, जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स से बनने वाला एक रिच सॉल्यूशन है। इस प्लाज्मा के साफ इवोल्यूशनरी काम है स्पर्म को अंडे तक उनके सफर में पोषण देना, उनकी सुरक्षा करना और उन्हें एनर्जी देना। इसकी बनावट में शामिल है फ्रुक्टोज, स्पर्म मोटिलिटी के लिए एनर्जी का मुख्य सोर्स, प्रोटीन और एंजाइम जो विस्कोसिटी को रेगुलेट करते हैं और एसिडिक वजाइनल माहौल से बचाते हैं, मिनरल्स जैसे जिंक, स्पर्म डीएनए की इंटीग्रिटी के लिए जरूरी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट एक्शन वाले विटामिन जैसे सी और बी12। दूसरे कंपोनेंट में साइट्रिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन और कई बायोएक्टिव मॉलिक्यूल शामिल हैं। दशकों से यह आइडिया फैला हुआ है कि सीमेन प्लाज्मा में सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन ऐसे लेवल पर होते हैं जो एब्जॉर्ब होने पर मूड, नींद या स्ट्रेस पर असर डाल सकते हैं। हालांकि पक्के सबूत बताते हैं कि ये कंपाउंड इंसानी सीमेन में बहुत कम या शक वाली मात्रा में मौजूद होते हैं और इनका ओरल एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेशन ट्रैक्ट के जरिए वजाइनल रास्ते की तुलना में बहुत कम या बेअसर होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, अल्बानी में गॉर्डन गैलप और उनके साथियों की 2002 की एक मशहूर स्टडी में देखा गया कि सेक्सुअली एक्टिव कॉलेज की छात्राएं जो कंडोम का इस्तेमाल नहीं करती थीं, उनमें उन लोगों की तुलना में कम डिप्रेशन के लक्षण बेक स्केल से मापा गया दिखे जिन्होंने कंडोम का इस्तेमाल किया था। लेखकों ने यह अंदाजा लगाया कि सीमेन कंपोनेंट के वजाइनल एब्जॉर्प्शन का एंटी डिप्रेसेंट असर हो सकता है, लेकिन यह एक कोरिलेशन है, साबित कारण नहीं। दूसरे फैक्टर जैसे सेक्स की फ्रीक्वेंसी, रिश्ते की क्वालिटी या कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल नतीजों को समझा सकते हैं। बाद की रिसर्च ने मुंह से लेने से पक्के असर की पुष्टि नहीं की है। रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी पर हुई स्टडीज में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। एक ही पार्टनर के सीमेन के बार बार संपर्क में आने, ज्यादातर वजाइनल लेकिन कुछ स्टडीज ओरल भी बताती हैं, से पिता के जेनेटिक मटेरियल के प्रति इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस पैदा करने में मदद मिल सकती है, जिससे भविष्य की प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्प्सिया जैसी कॉम्प्लिकेशंस का खतरा कम हो सकता है। यह प्री एक्लेम्प्सिया में इम्यूनोलॉजिकल मैलएडेप्टेशन की हाइपोथेसिस से मेल खाता है, लेकिन मुंह से लेने पर डेटा कम एक जैसा है और सीधे बचाव साबित नहीं करता है। दूसरी ओर रिस्क असली है और उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एचआईवी, हर्पीस, एचपीवी, क्लैमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस और दूसरे सीमेन के मुंह से संपर्क के जरिए फैल सकते हैं, अक्सर बिना किसी लक्षण के।
रेयर एलर्जी, सीमेन प्लाज्मा के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी, जिससे हल्की जलन से लेकर एनाफिलेक्सिस तक कुछ भी हो सकता है। लाइफस्टाइल पर असर, सीमेन पार्टनर की आदतों, शराब, ड्रग्स, मेडिकेशन, स्मोकिंग को दिखाता है और इसमें नेगेटिव बातें भी हो सकती हैं। आखिर में, सीमेन निगलना सिर्फ एक करीबी पसंद नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल लेन देन है जिसमें बॉडी केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी और इमोशनल बॉन्डिंग शामिल है। कोई भी संभावित फायदा, मूड, रिलैक्सेशन, इम्यून टॉलरेंस अंदाजा लगाने वाला मामूली होता है और यह अकेले काम के बजाय एक हेल्दी रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट पर ज्यादा निर्भर करता है। फैसला हमेशा आपसी भरोसे, रेगुलर एसटीआई टेस्टिंग, खुली बातचीत और सहमति को प्राथमिकता देनी चाहिए। साइंस और करीबी तब सबसे अच्छे लगते हैं जब ईमानदारी और देखभाल हो, और सच में यही चीज इंसानी रिश्तों को मजबूत करती है।